तो एपिसोड स्टार्ट होता है और सभी लोग देखते हैं, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और इस पे बतावी लू फेंग से कहती है कि देखो हमने अपना पहला मिशन कंप्लीट कर लिया है। लेकिन लू फेंग मास्टर होंग को ही देखे जा रहा था, जो कि स्क्रीन पे देख रहे थे कि गोल्डन हॉर्न मैमूथ अभी तक नहीं मरा है। यह देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। इसके बाद वाता उठती है और कहती है कि ये इम्पॉसिबल है किसी भी मॉर्टल के लिए। इसके बाद वाता कहती है किसी भी ह्यूमन या एनिमल का ब्रेन उसके हेड में होता है, अगर हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर वाता कहती है आखिर ये कैसे कर सकता है, क्या इसके पास कोई स्पेशल पावर है। इसके बाद वाता कहती है कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है उसका हार्ट अगर सेल के थ्रू जिंदा रहे। इसके बाद हम गोल्डन हॉर्न मैमूथ को देखते हैं जो कि रीजनरेट हो रहा होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि गोल्डन हॉर्न मैमूथ को ही देख रहे होते हैं। इसके बाद हम गोल्डन हॉर्न मैमूथ को देखते हैं जो कि अपने आप को रीजनरेट कर रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा तेज में अटैक करता है। और इस चीज़ को वहाँ पे मौजूद सभी लोग देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं उसकी अटैक की पावर इतनी ज़्यादा तेज होती है कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम उस गोल्डन हॉर्न मैमूथ को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड में उस रोड की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद वहाँ पे मौजूद एआई बताती है कि उस गोल्डन हॉर्न मैमूथ की स्पीड 36,062 पर सेकेंड हो गई है। उसके बाद एआई बताती है कि उसकी स्पीड 2.37 टाइम ज़्यादा हो गई है पिछली बार से। उसके बाद एआई कहती है कि गोल्डन हॉर्न मैमूथ काफ़ी ज़्यादा स्पीड से सीजर पर इसके ऊपर से जा रहा है। इसके बाद हम लू फेंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है उसका हमने पूरा हेड ख़त्म कर दिया, फिर भी वो नहीं मरा, आखिर उसके साथ ये चल क्या रहा है। उसके बाद फिर वो सोचता है कि आखिर वो फेल कैसे हो गया है। उसके बाद मैक्स उस रोड से कहता है कि लेज़र कैनन को वापस लेके आओ। फिर मास्टर होंग कहते हैं कि जल्दी से लेज़र कैनन को वापस लेके आओ। इसके बाद हम गोल्डन हॉर्न मैमूथ को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रोड के पास आ गया होता है। उसके बाद मैक्स कहता है कि हमें एक आखिरी बार उसके ऊपर अटैक करना चाहिए। फिर मैक्स कहता है कि एक यही रास्ता है हमारे पास केवल। उसके बाद हम उस रोबोट को देखते हैं जो कि लेज़र कैनन को चार्ज करने लगता है। उसके बाद हम उस लेज़र कैनन को देखते हैं जो कि उसका टाइमर केवल 10 सेकंड बचा होता है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। वो गोल्डन हॉर्न मैमूथ उसके पास आ गया होता है। फिर वो उस रोबोट पर अटैक कर देता है जिससे लेज़र कैनन पूरी तरीके से चार्ज नहीं हो पाती है। उसके बाद हम उस रोबोट को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, जिस चीज़ को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हम उस गोल्डन हॉर्न मैमूथ को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में वहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है। फिर हम लू फेंग को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि हमारा आखिरी वेपन अटैक करने से पहले ही ख़त्म हो गया। इसके बाद यही बताती है कि जो आखिरी मौजूद मिलिट्री बेस था वो भी अब ख़त्म हो चुका है। फिर वो सभी लोग कहते हैं कि अब हमारे पास कोई मिलिट्री बेस नहीं बचा है, जो हमारे पास आखिरी मिलिट्री बेस बचा था वो भी हमने खो दिया है। और दुनिया में जितनी भी मेजर सिटीज़ थी उन पर अटैक होकर वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। और फिर कहते हैं कि 934 पर आज 10 बेस सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। अब वहाँ पर इतने ज़्यादा बीस्ट आ गए थे कि वो लोग उसके काउंट भी नहीं कर पा रहे थे। तब ये देखकर वहाँ पे एक एल्डर ड्रिंक पीने लगता है। फिर वो सभी लोग सोचते हैं कि अब हम गोल्डन हॉर्न मैमूथ के सामने हेल्पलेस हो गए हैं। ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा था कि गोल्डन हॉर्न मैमूथ अभी तक नहीं मरा है। इसके बाद होंग का भाई होंग की तरफ देखता है। फिर होंग कहता है कि अब समय आ गया है। फिर वो दोनों सभी से कहते हैं कि गोल्डन हॉर्न मैमूथ अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाया, इसलिए मैं और मेरा भाई जाकर उसके ऊपर अटैक करेंगे। ये सुनकर सभी लोग आगे आ जाते हैं और कहते हैं हम भी आपके साथ चलेंगे उस गोल्डन हॉर्न मैमूथ को मारने के लिए। इस पर मिस्टर होंग सभी से कहते हैं कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल अभी नहीं हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं और मेरे भाई के पास ही केवल डोगन की पावर है अभी, अगर आप लोगों के ऊपर अटैक हुआ तो आप लोग मारे जाएंगे। तभी लू फेंग कुछ आगे आगे कहने वाला होता है, लेकिन बाबा आके उसे रोक देती है। फिर उससे कहती है कि तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए, वो जैसा बता रहे हैं वैसे ही तुम्हें करना चाहिए। होंग और उसके भाई के पास डोमेन है जिससे वो अपने सोल का यूज करके उसको मार सकते हैं। एक एल्डर आगे बढ़कर उन लोगों को ये कहने लग जाते हैं कि हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हमें पूरा करना चाहिए और जितने भी इंसान को हम बचा सकें उतने इंसान को हमें बचाना चाहिए। वो लोग ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर गोल्डन हॉर्न मैमूथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो लोगों के लिए इंसानों को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर वो लोग कहते हैं कि गोल्डन हॉर्न मैमूथ के आने के साथ साथ इंसानों की उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी, अगर वो मर जाता तो इंसानों की उम्मीद वापस आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। इस पर होंग का भाई आगे बढ़ के उससे कहता है कि हमारे लिए उसे मारना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम दोनों उसे मारने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए आपको हम पे यकीन करना होगा। इस पर होंग सभी से कहता है कि तुम लोगों को बताइए, तुम लोग फ्रंट लाइन में खड़े रहना और इंसानों को बचाने की कोशिश करना। जब तक इंसान जिंदा रहेगा तब तक हमारे इस बैटल की उम्मीद जारी रहेगी। और इतना ही कहता ही वो दोनों खुद को टेलीपोर्ट करके फाइट करने वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। फिर इस पर एक बंदा कहता है कि क्योटो की बात की जाए तो वो इमरजेंसी सिचुएशन में पहुंच गया है, तो मुझे वहाँ पे जाना होगा। और इसी के साथ बाकी सभी लोग भी अपने अपने शहर में जाके सभी लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। फिर लू फेंग के मन में भी यही बात चल रही होती है कि जब तक आखिरी इंसान जिंदा रहेगा हमारे बैटल लड़ने की चांसेस रहेंगे। फिर लू फेंग अपने घर चला जाता है और वहाँ पे वो सेट बैठा हुआ होता है। तभी यहाँ पर लू फेंग की माँ आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी वाइफ को चेकअप के लिए लेके गई थी। इस पर लू फेंग थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है। फिर वो अपनी वाइफ के पास जाता है, वो देखना चाहता था कि वो ठीक तो है ना। फिर वह उसे चेकअप करती है और फिर वह उसे कहती है कि लू फेंग तुम फादर बनने वाले हो। फिर वह उससे कहती है कि इसके पेट के अंदर 1 या 2 बच्चे हैं।
तभी लू फेंग की बीवी को अपने बच्चों की टेंशन होने लगती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके बच्चे उसका फ्यूचर देख भी पाएंगे या नहीं। इस बात को सुनकर उन दोनों को सोना चाहिए था, लेकिन वो दोनों सैड हो जाते हैं क्योंकि बाहर टेंशन का माहौल बना हुआ था इसलिए। फिर लू फेंग अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें पूरा भरोसा करना होगा, हमारे बच्चे इस दुनिया में सही से रहेंगे। मैं इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर लू फेंग अपने बच्चे से कहने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम जब भी आओगे तो अपना बचपन अच्छे से गुजारोगे, मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर लू फेंग अपनी वाइफ से कहता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसलिए मुझे भी अपना रोल निभाने का वक्त आ गया है। उसके बाद उसकी वाइफ उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम जब भी वापस आओ तो अपने बच्चे का नाम सोच लेना, हमें अपने बच्चे का नाम रखना होगा। इसके बाद जब लू फेंग बाहर आने लगता है तब लू पवाता उससे कहती है कि हम जो भी एंशियंट रूम से लेके आए हैं, तुम चाहो उसे चेक कर सकते हो, शायद तुम्हें उसमें कोई काम की चीज़ मिल जाए। इसके बाद हम मास्टर होंग को देखते हैं, जो कि अपने प्रैक्टिस एक्सपीरियंस को एक एल्डर को दे रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि शायद इसका यूज़ करके कोई एक हाई लेवल तक पहुंच जाए, क्योंकि हो सकता है फाइट में मैं मारा जाऊं। मैं चाहता हूं कि इंसानियत में भी जिंदा रहे अभी तक। उसके बाद होंग उन सभी से ये बात बोलने के बाद अपने भाई के साथ वहाँ से चला जाता है, जिससे देखकर सब लोग उन दोनों को सैल्यूट करने लगते हैं। जैसे वो लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं, वैसे ही लू फेंग आ जाता है और उनसे कहता है ब्रदर होंग, मेरी बात सुनो, मैंने कुछ एंशियंट इक्विपमेंट को कलेक्ट किया है, शायद ये हमारे कुछ काम आ सके। इन सब का यूज़ करके लू फेंग ने बवाता की मदद से एक लॉन्ग गन बनाई हुई थी, जो कि होंग के काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती थी, इसलिए वो आगे बढ़कर होंग को ये दे देता है। इसके बाद वो ली सेंग को एक कॉम्पैक्ट नाइफ देता है, जिसे मिलने के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसके डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और उसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। इसके बाद लू फेंग एक बॉडी प्रोटेक्टिव आर्मर भी ली सेंग को दे देता है। इसके बाद वाता कहते हैं कि मैंने जो भी एंशियंट रूम से हासिल किया उनको इंसानों के वेपन बनाने में इस्तेमाल कर दूंगी। फिर वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते एक साइड पर रुक जाते हैं। उसके बाद होंग लू फेंग से कहने लगता है कि तुम पूरे वर्ल्ड पे तीसरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हो, इसलिए तुम पे जिम्मेदारी है कि तुम सारे इंसानों को बचाओ जब हम फाइट कर रहे होंगे। अब आगे का सफ़र उन दोनों का था, इसलिए वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद लू फेंग मुड़ के उन दोनों को देखने लगता है और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम दोनों लौट के वापस आ जाओ। होंग और उसका भाई गोल्डन हॉर्न मैमूथ को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी होंग और उसके भाई को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि गोल्डन हॉर्न मैमूथ को अपने आप को रिकवर करने के लिए काफ़ी सारी बिल्डिंग्स खानी पड़ेंगी, इसलिए वो बिल्डिंग्स वाले एरिया में होगा। और इस चीज़ को सुन के वे दोनों भी बिल्डिंग्स वाले एरिया में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उन दोनों का एक ही मिशन था कि उसके सर पे अटैक करके उसको रिकवर ना होने दें और उसे मार दें। और बाकी लोगों की बात की जाए तो जो कोई छोटे मोटे बीच जो सरों पे अटैक कर रहे थे, बाकी सब लोग उन लोगों को मार रहे थे। और इस फाइट में लू फेंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लड़ रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा बीस्ट को मार रहा था, जिसे देखकर उसके साथी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक लू फेंग उनके साथ है तब तक उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तभी न्यूज़ चलने लगती है और वो लड़की बताती है कि अगर होंग की बात की जाए तो वो दोनों ही आगे बढ़कर उस गोल्डन हॉर्न मैमथ को मारने के लिए जा रहे हैं। सारे इंसान भी काफ़ी ज़्यादा मायूस हो चुके थे और सारे मिलिट्री के लोग भी टीवी पर देख रहे होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी इस चैनल पर आ जाएगा, उसके लिए कमेंट में लिख के बताइए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।